नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्ट अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर में जबलपुर में आपका स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो सबसे पहले रेशा क्या होता है? तो रेशा वस्त्र निर्माण की सबसे प्राथमिक इकाई होती है। रेशे से तंतुओं, तंतुओं से धागे और धागे से फिर वस्त्रों को बुना जाता है और फिर उन बने हुए वस्त्रों को हम कपड़ों के रूप में पहनते हैं। फिर रेशे दो प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कपास, जूट आदि है। और दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम रेशा है, जिसको कि फैक्ट्रियों में या कारखानों में बनाया जाता है। संश्लेषित रेशा क्या है, इसके बारे में हमको देखना है। तो संश्लेषित रेशा एक्चुअली में पॉलीमर होते हैं, जिसको अंग्रेजी में पॉलीमर और हिंदी में बहुलक कहते हैं। ये पॉली मतलब अनेक और मर मतलब यूनिट, तो यूनानी भाषा का शब्द है और इससे अनेक इकाइयों के मिलने से पॉलीमर का निर्माण होता है। इसके पश्चात बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। कपास एक बहुलक है जो कि सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा बने होते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार हैं। तो संश्लेषित रेशे सबसे पहला रेयॉन है। रेयॉन के बारे में हमको इसमें देखना है। तो रेयॉन का कपड़ा रेशम के कपड़े से ही मिला हुआ है, मिला जुला है। रेशम के समान इसमें विशेषताएं होती हैं, लेकिन ये इसका निर्माण कृत्रिम रेशे से होता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास में 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले कपड़े का निर्माण किया, जो कि कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। मतलब लकड़ी की लुगदी बनाकर उसका रासायनिक उपचार करके रेयॉन को प्राप्त किया। इसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ये मानव निर्मित रेशा है, परंतु रेशम से सस्ता है और इसे रेशम के धागों के समान बुना जा सकता है और कई रंगों की किस्मों में इसको बनाया जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा का निर्माण किया जाता है। मतलब ये मल्टीपर्पज़ एक रेशा है जो कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात नायलॉन है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है और 1931 में से बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ के, पौधे या जंतु के उपयोग किए बनाया गया था। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नायलॉन जो है वो कोयला, जल और वायु से बनता है, जबकि इसके पहले रेयॉन जो हमने पढ़ा था, रेयॉन लकड़ी के लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। प्रत्यास्थ और हल्का, यह चमकीले और धुलने में सुगम होता है, मतलब इजी टू वॉश होता है। यह कपड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। नायलॉन के रेशे का उपयोग जुराब अर्थात मोज़े, रस्सियाँ, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन की मजबूती के कारण इसका उपयोग, ये बहुत मजबूत है और बहुत हल्का है, इसलिए पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी यूटिलिटी के हिसाब से, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके पश्चात है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। तो पॉलिस्टर भी संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती, इसलिए वस्त्रों के निर्माण में ये महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है और जिससे तंतु निर्माण किए जा सकते हैं। इसके पश्चात पेट, PET, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, यह बहुत प्रसिद्ध प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलों, फिल्म, तार, बर्तन आदि उपयोगी उत्पादों में निर्मित किया जाता है। और इसके पश्चात पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर पॉलीधन एस्टर है। ये एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। मतलब एस्टर का जो बहुलक है वो पॉलीएस्टर कहलाता है। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं
निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि के नाम से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को मिलाकर निर्मित होते हैं। इसमें पॉलीकॉट में पॉलिएस्टर और कपास और पॉलीवूल में पॉलिएस्टर और वूल या ऊन का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात एक्रिलिक के लिए तो सर्दियों में स्वेटर, शॉल और कंबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें से बहुत से वास्तविक रूप में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं और यद्यपि ये ऊन की सदृश दिखाई देते हैं, तो ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार होते हैं, जो कि एक्रिलिक कहलाता है। तो एक्रिलिक जो है वो ऊन के समक्ष होता है और इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं सस्ती होती हैं। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती हैं। ये अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। इसके पश्चात प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को जलाने में क्या क्रियाकलाप होता है। तो जब प्राकृतिक कृत्रिम रेशों को जलाया जाता है तो कृत्रिम रेशे एक लंबे समय तक जलते हैं और ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यही इनका हानिकारक गुण होता है। यदि कृत्रिम रेशे वाले वस्त्रों में अगर आग लगती है तो पहनने वाले व्यक्ति को अत्यंत नुकसान हो सकता है। इसके पश्चात पेट्रो रसायन, जितने भी संश्लेषित रेशे हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके पश्चात संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, उनकी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके बेस पर उनका प्रयोग हम करते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहला संश्लेषित रेशे जो हैं वो संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में पानी को कम सोखते हैं और सूखने में कम समय लगता है। जैसे अगर कॉटन के कपड़े हैं या वुलन के कपड़े हैं और अगर वो गीले हो जाते हैं तो उनको सूखने में अपेक्षाकृत अधिक टाइम लगता है, जबकि कृत्रिम रेशे जो हैं ये पानी को कम सोखते हैं, इसलिए इनको आसानी से सुखाया जा सकता है। ये ईजी टू वॉश होते हैं। इसके पश्चात प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में यह रैखिक होती है और कुछ में यह त्रियकबद्ध होती है। ये दोनों डिज़ाइन है इसमें गिवन है, रैखिक एवं त्रियकबद्ध। इसको क्रॉस व्यवस्था भी कह सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी प्रकार के संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध होती हैं। प्लास्टिक को आसानी से सांचों में ढाला जा सकता है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, अर्थात इसको एक बार यूज़ करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है और इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है या इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। तो इसके गुणों के आधार पर इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसके पश्चात पॉलीएथीन एथीन का यह बहुलक होता है। ये प्लास्टिक एक उदाहरण है जो समान उपयोग की जाने वाली थैलियों को बनाने में काम आता है। अब प्लास्टिक के कुछ और गुणधर्म हैं। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक है। वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं और इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में किया जाता है। बस इसकी एक क्वालिटी है कि ये गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। इसके पश्चात दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक हैं जो कि एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म या नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसमें बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं। बेकेलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग होता है, इसलिए यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक और हीट प्रूफ होता है, इसलिए ऐसे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। तो इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में किया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स गिवन हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो वस्तुएं बनती हैं जैसे कि बर्तनों के हैंडल, इलेक्ट्रिक यूज़ में आने वाली चीज़ें, और थर्मोप्लास्टिक से जो वस्तुएं बनती हैं वो एंटी एयर प्रूफ और हीट प्रूफ वायर के लिए होता है। इसके पश्चात
विकल्प पदार्थ प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक विकल्प पदार्थ क्यों है? प्लास्टिक की कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसका भार हल्का होता है, वो प्राइस कम होती है, कैपेसिटी अच्छी होती है और उपयोग करने में आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा ये हल्का होने के कारण कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि में भी इसका हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा वस्तुओं को संचित करने में भी ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अक्रियाशील होता है, ये जल्दी एक्टिव नहीं होता, इसलिए जल, दूध, अचार आदि, सूखे मेवे आदि में हम प्लास्टिक में इनका संचयन करते हैं। फिर प्लास्टिक की क्वालिटीज़ में प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। जैसे लोहे जैसी जब धातुओं को हम नमी और वायु में रखते हैं तो वो संक्षारित हो जाती हैं, जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। प्लास्टिक जो है वो अक्रियाशील होता है। इसके पश्चात प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। कप, पानी और अन्य चीज़ों के प्रयोग के लिए जो बर्तनों का उपयोग किया जाता है, तो पहले धातुओं का बर्तनों को, बाल्टियों का उपयोग किया जाता था, जो कि वज़न में भारी होती थी और एक लंबे समय तक उपयोग करने के बाद उनमें संक्षारण हो जाता था। लेकिन प्लास्टिक के बर्तन जो हैं ये हल्के होते हैं और उससे अधिक समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। इसके पश्चात प्लास्टिक कुछ अलग है और विद्युत और ऊष्मा दोनों का इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऊष्मा को इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो ऊष्मारोधी होते हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हाथों पर प्लास्टिक से निर्मित किया जाता है। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। दवाई की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने के लिए, घावों को सीने के लिए, धागे बनाने के लिए, सिरिंज और चिकित्सकों के दास्ताने आदि के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। तो ये विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जो कि हीट से प्रूफ होता है। इसके अलावा टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल नहीं चिपकता है और भोजन बनाने वाले पदार्थों में तेल की बचत करने के लिए कि कम तेल में खाना बनाया जाए, तो उसके लिए टेफ्लॉन के बर्तनों का यूज किया जाता है। इसके पश्चात अग्निसह प्लास्टिक। तो अग्निसह प्लास्टिक संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना आवश्यक है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिससे कि वो अग्निरोधक बन जाते हैं। इसके पश्चात प्लास्टिक और पर्यावरण है। तो हमारे पर्यावरण में प्लास्टिक का क्या योगदान होता है? तो पर्यावरण में जो प्लास्टिक है वो जो प्लास्टिक रीयूज़ किए जा सकते हैं, जो फिर से यूज किए जा सकते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उनको पुनः यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बहुत सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक जो कि पॉलीथीन के रूप में होते हैं, तो ये हमारे पर्यावरण में एक गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये जैव प्रक्रियाओं द्वारा निम्नीकृत नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए एक लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं और मिट्टी और जल जैसे स्थानों में अगर ये जाते हैं तो उसको प्रदूषित करते हैं, साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पदार्थों के उदाहरण गिवे हैं कि जिन पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे कि सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ये सभी जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। अलग अलग समय अंतराल में इनका अपघटन हो जाता है। जबकि जैव अनिम्नीकरण पदार्थों में धातुएं, प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जिनको अपघटित होने में बहुत लंबा समय लग सकता है या कभी कभी ये अपघटित नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके पश्चात प्लास्टिक के जैव अनिम्नीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है प्रदूषण में? तो प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण का हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, यदि प्लास्टिक को जलाकर हम नष्ट करें तो वो जलने में लंबा समय लगता है और भारी मात्रा में विषैली गैसें और धूम्र का उत्सर्जन करता है, जिससे कि गैसीय वायु प्रदूषण होता है। इसलिए प्लास्टिक की यथासंभव प्रयोग से बचना चाहिए और प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपास और जूट से निर्मित थैलों का प्रयोग करना चाहिए।
और घर के जो कचरे हैं उनका निपटारण अलग अलग करना चाहिए। और प्लास्टिक को पुनरुपयोग किया जा सकता है तो थर्मोप्लास्टिक जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा एक 5R का कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को उपयोग करना चाहिए और ऐसे ही प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, जिसको कि हम पुनर्चक्रित ना कर सकें। इसके अलावा पुनर्उपयोग करने वाले प्लास्टिक जिसको रीयूज़ कर सकते हैं उसका उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रिसाइकिल करने वाले प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, मतलब जिसको हम फिर से दूसरे रूप में प्राप्त कर सकें। इसके अलावा रिकवर करना चाहिए और रिफ्यूज़ करना चाहिए उन प्लास्टिक को जिसको कि हम जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो प्लास्टिक का एक और नुकसानदायक प्रभाव है कि जो प्लास्टिक की पॉलीथीन में खाना रखकर अगर फेंक दिया जाए या कचरे के साथ में या प्लास्टिक अगर रहता है तो जानवर उसको खा लेते हैं, जिससे कि उनके श्वसन तंत्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी ये मृत्यु का भी कारण बनते हैं। इसके पश्चात रेशा विवेक है। तो रेशा विवेक में प्लास्टिक की थैलियों को जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़ों के थैले को लेकर जाना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर जन जबलपुर को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की रोचक वीडियो आपको मिलेंगी और इसके साथ में ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिलेंगी। साथ ही हम मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से संबंधित श्रृंखलाएँ भी प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप उसका भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।